हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह की रिएक्शंस में एटम्स और आयंस एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में मूव कर सकते हैं और नया कंपाउंड जनरेट होता है। या फिर दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, एटम्स और जो आयन के रिएक्टेंट हैं वो रीअरेंज होकर नया कंपाउंड बनाते हैं। जैसा कि आप जनरल रिप्रेजेंटेशन में देख पा रहे हैं, ए की रिएक्शन हो रही है BC कंपाउंड से और ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद आ गया। तो जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ वो हो गया AC, और साथ ही साथ जो बी है वो एज ए सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की तरह यहाँ पर प्रेजेंट है। जो बी है वो सेपरेट हो गया है। अब हमें यहाँ पर बात क्या ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरह की रिएक्शन होती है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि जो A है इसकी रिएक्टिविटी अगर B से ज़्यादा है तो ही इस तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। इसका एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल 1 में आपको बता रखा है कि जो आयरन की रिएक्शन है वो कॉपर सल्फेट के साथ में हो रही है। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है वो है फेरस सल्फेट, और साथ ही साथ ये हमें कॉपर ऑब्टेन हो गया है। तो अब इस रिएक्शन में हुआ क्या, जो आयरन है इसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह आयरन खुद आ गया। तो ये फेरस सल्फेट जनरेट हो गया। और आपको ध्यान होगा कि जो कॉपर सल्फेट है इसका एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। इसीलिए जब ये रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो नीला रंग है उसमें फेडिंग देखने को मिलती है। इस रिएक्शन को हम एज ए एक्टिविटी डिस्कस कर सकते हैं। तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 3 आयरन नेल्स लेने हैं और उनको सैंड पेपर की हेल्प से रब कर दें। तो यहाँ पर सैंड पेपर की हेल्प से हम रब क्यों करना चाह रहे हैं, अगर आयरन की नेल्स पर कोई आयरन के ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट होगी तो वो सैंड पेपर से हट जाएगी और हमें फ्रेश आयरन की लेयर मिल जाएगी। अब हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है जिनको A और B मार्क कर दें, और ईच टेस्ट ट्यूब में अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे। जो हमने 3 आयरन नेल्स ली थी इनमें से एक आयरन नेल को और टेस्ट ट्यूब A को हम साइड में रख देंगे, बाद में कंपैरिजन करने के लिए हम काम में लेने वाले हैं। और जो 2 रिमेनिंग आयरन नेल्स हैं उनको हमें थ्रेड की हेल्प से टाई करना है और केयरफुली हम उसे डिप कर देंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो कि हमने टेस्ट ट्यूब B में लिया हुआ है। अब इसको हमें 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, मतलब हम इसे रिएक्शन को होने के लिए टाइम देना चाह रहे हैं। जब ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमें जो आयरन नेल्स हैं उनको सॉल्यूशन में से बाहर निकाल लेना है, और साथ ही साथ जो हमने टेस्ट ट्यूब A और जो टेस्ट ट्यूब B है उनमें कॉपर सल्फेट का जो कलर है उसको एक दूसरे से कंपेयर करना है। तो इस डायग्राम में आपको इस एक्टिविटी से रिलेटेड सेटअप रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है, और 2 आयरन नेल्स को यहाँ पर थ्रेड की हेल्प से बांधकर और इमर्ज कर दिया गया, या कह दीजिए कि डिप किया हुआ है। तो 20 मिनट के बाद में जब हम इन आयरन नेल्स को बाहर निकाल लेते हैं और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। ये टेस्ट ट्यूब A है जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है और हमने कंपैरिजन के लिए रखा था। यहाँ कलर में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो अपनी टेस्ट ट्यूब थी B जिसमें हमने आयरन नेल्स को डिप करके रखा था तो उसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा फेड हो गया है। अगर हम आयरन नेल्स का आपस में कंपैरिजन करें, ये वो आयरन नेल है जो हमने पहले ही साइड में रख दी थी कंपैरिजन के लिए, और ये वो आयरन नेल है जो हमने सॉल्यूशन में डिप की थी। तो इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है। तो ये आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ हो गई है।
और ऑब्जर्वेशन में आपको ये बता रखा है, 2 ऑब्जर्वेशन आप मेंशन करेंगे। आयरन नेल ब्राउन कलर की हो गई और कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया है। इसी तरह की एक और रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर जिंक की और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाई हुई है। जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, इसका मतलब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, तो जिंक सल्फेट जनरेट हो गया और जो कॉपर है वो सेपरेट हो गया है। एग्जाम्पल 3 देखिए, इसी तरह की रिएक्शन होगी। लेड की रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर क्लोराइड के साथ में, तो जो लेड है इसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली जनरेट हो गया लेड क्लोराइड और कॉपर। अब यहाँ जो ये कॉपर क्लोराइड है इसका जो नाम लिखा हुआ है इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको पता है जो कॉपर है इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, +1 और +2 भी होती है। अगर हम +1 से रिलेटेड कोई कंपाउंड मेंशन करें, हम यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम लिखना चाहते हैं कॉपर क्लोराइड, लेकिन उसकी वैलेंसी कौन सी है, फर्स्ट है, तो हमें यहाँ पर रोमन नंबर में फर्स्ट लिखना होगा, और या फिर उसका दूसरा नाम आएगा क्यूप्रस क्लोराइड। लेकिन इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो ये कॉपर प्रेजेंट है ये +2 वैलेंसी वाला है, तो +2 वैलेंसी को यहाँ रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट किया, और जो भी हायर वैलेंसी है तो उसके लिए क्यूप्रिक काम में लिया हुआ है वर्ड, तो पूरा नाम हो गया क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे, कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी है, अगर +1 वाली वैलेंसी प्रेजेंट होती तो नाम होता क्यूप्रस क्लोराइड, और +2 वैलेंसी है तो हो गया क्यूप्रिक क्लोराइड। अगर इस फॉर्मेट में आप लिखना चाहें तो कम वैलेंसी वाले को लिखेंगे कॉपर फर्स्ट क्लोराइड, और ज़्यादा वैलेंसी वाले को लिखा हुआ है कॉपर सेकंड क्लोराइड। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं, और यहाँ आपको रिएक्शन में क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जो ये सिल्वर है इसकी हम रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं कॉपर नाइट्रेट के साथ में। इसका मतलब हमने क्या किया, कॉपर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर सिल्वर का कोई आर्टिकल हमने प्लेस कर दिया, तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, नहीं, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। और उसके पीछे हम रीज़न क्या मेंशन कर सकते हैं कि जो यहाँ पर ये सिल्वर प्रेजेंट है इसकी रिएक्टिविटी कॉपर से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एनालाइज करना चाहते हैं कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं इसी रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। और जो इस तरह की रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये कई सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस परफॉर्म करा के डेवलप की गई है, और इस सीरीज़ में आपको एक लिस्ट ऑफ मेटल्स प्रोवाइडेड है जिनको उनकी डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। मतलब वो मेटल जो कि टॉप पे प्रेजेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, वो मेटल जो बिल्कुल नीचे की तरफ होगा वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। या दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, देखिए जरा आप यहाँ पर, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ये जो पोटेशियम जो कि टॉप पे रिप्रेजेंट किया हुआ है ये मोस्ट रिएक्टिव है, लेकिन आप जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। सिल्वर और गोल्ड ये सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंट हैं, तो ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएंगे, और इनकी लीस्ट रिएक्टिविटी के कारण ही सिल्वर गोल्ड को नोबल मेटल्स भी कहा जाता है। आपसे कहा जाए कि जो पोटेशियम, तो उसके लिए क्या कहना है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको याद रखना होगा अगर आप इस तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो आइए बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इस तरह की रिएक्शंस जहां पर आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, और ये आयंस कहां से आएंगे, ये वो आयंस होते हैं जो कि रिएक्टेंट से जनरेट होते हैं और नए कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर AB और CD रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं कि जो A है वो C की जगह आ गया, तो ये AD जनरेट हो गया, और जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स थे C और B ये आपस में कंबाइन होकर एक और प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है,
आपको यहाँ पे कहा गया है अगर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया जाए और उसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम सल्फेट के साथ में, आप चाहे तो यहाँ रिएक्शन में भी देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों के एक्वस सॉल्यूशन ले रखें, और जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट होता है और साथ ही साथ एक्वस फॉर्म में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर गलती से बेरियम सल्फेट के पास में ये AQ लिखा हुआ है, तो इसको AQ नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें इसको सॉलिड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और ये आपका एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जिसको हम यहाँ कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये जो प्रेसिपिटेट जनरेट होता है ये डिसॉल्व नहीं होता है, जिस भी रिएक्शन वेसल के हम अंदर रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे ये उस वेसल में बॉटम में सेटल हो जाएगा, और जो सोडियम क्लोराइड है ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, डिसॉल्व कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पर एक और टाइप की रिएक्शन इंट्रोड्यूस हो जाती हैं जिनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो हम क्या कहेंगे, इस तरह की रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट जनरेट होता है तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाएंगी। और प्रेसिपिटेट को हम क्या कहेंगे कि वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। तो इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझ सकते हैं। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन लेके और हमें इस तरह से ये एक्टिविटी परफॉर्म करानी है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको डायग्राम में भी काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। तो एक टेस्ट ट्यूब में तो हमने लेना है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लेना है सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। फिर एक टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने ऐड कर दिया, और जब इस तरह के सॉल्यूशंस, जब इस तरह से दोनों सॉल्यूशंस को आप मिक्स करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, एक वाइट सब्सटेंस जनरेट हो गया जो कि बेरियम सल्फेट का है, और यही वाइट सब्सटेंस जो कि इनसॉल्यूबल है वो कहलाता है आपका प्रेसिपिटेट। अगर आपसे कहा जाए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल दो, तो एक एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दूसरा एग्जाम्पल हम पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, इसीलिए यहाँ भी इसको मेंशन कर दिया गया है। तो देखिए लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, तो लेड आयोडाइड जनरेट हो रहा है जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं एक और बेसिस या एक और तरीका जिसके बेस पर रिएक्शंस को और दूसरे टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, और वो क्या है बेस, तो यहाँ पे आपको बता रखा है रिलीज या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। इसका मतलब अगर हम किसी रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि एनर्जी रिलीज हो रही हो, या फिर पॉसिबिलिटी होती है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो। एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या होगा, हम कहेंगे कि उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो देखिए इसमें फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इनको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, इस तरह की रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज़ होती है और जनरली ये हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए बताया हुआ है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है मीथेन, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और जब मीथेन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो कंप्लीट कंबशन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ, साथ ही साथ हीट प्रोड्यूस हो गई। तो ये हो गया आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से सेकंड रिएक्शन देखें, इसमें हेडिंग लगा हुआ है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर हम एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल आउट करते हैं, तो ये सिंपल ब्रीदिंग है, या ब्रीदिंग के लिए हम एक और टर्म काम में लेते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आप सभी जानते हैं जब हम फूड का इनटेक करते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और वो हमें क्या देता है, ये सब्सटेंस, दिस इज़ द ग्लूकोज। और ग्लूकोज ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सारी बॉडी सेल्स में पहुंच जाता है, और वहाँ पर हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन भी पहुंचाई हुई होती है। जब इस ग्लूकोज की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये दोनों रिएक्टेंट आगे बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज हो जाती है और अल्टीमेटली ये स्टोर हो जाती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जिनको एनर्जी कॉइन्स कहा जाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई वेजिटेबल मैटर का डीकम्पोजिशन होता है और वो कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है तो वहाँ भी हीट रिलीज होती है और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होगा। सेकेंड टाइप देखते हैं, दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शंस जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, या दूसरे वर्ड्स में कहेंगे जिनके कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या, कि जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, चाहे वो थर्मल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक हो या फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन हो, उन सब के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब जब आपसे कहा जाए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखें, तो किसी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया जा सकता है।